So welcome you all in this class. Today we will discuss about education psychology, जिसको शिक्षा मनोविज्ञान भी अपन कहते हैं हिंदी में। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। तो इसको हम लोग सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे। सबसे पहले साइकोलॉजी क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे, फिर एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इन सारे चीजों के बारे में इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान मनोविज्ञान क्या होता है। द टर्म साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइकी एंड लॉगस। ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। एक वर्ड है आपका साइकी जिसका मतलब होता है सोल, एंड दूसरा है लॉगस, और लॉगस का मतलब होता है साइंस और स्टडी, विज्ञान या फिर किसी भी चीज का सिस्टमेटिक स्टडी अगर हम करें तो वो लॉगस कहलाता है। तो ये दो ग्रीक वर्ड्स से डिराइव किया गया है। लिटरली इट मींस स्टडी ऑफ साइंस और सोल, और सही तौर पर बोला जाए तो इसका मतलब क्या होता है, स्टडी और साइंस ऑफ सोल, मतलब आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन, इसको हम बोल सकते हैं। ऑल्सो इट वॉज कंसिडर्ड एज स्टडी ऑफ माइंड, और दूसरे शब्दों में इसको हम स्टडी ऑफ माइंड अर्थात किसी व्यक्ति के दिमाग का अध्ययन भी हम इसको कहते हैं। बट नाउ इट इज नो मोर कंसिडर्ड एज साइंस ऑफ सोल और माइंड। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो इसको हम इस तरीके से कंसीडर नहीं करते कि ये साइंस ऑफ सोल मतलब आत्मा का विज्ञान है या दिमाग का विज्ञान है। मतलब ये केवल साइंस ऑफ सोल और साइंस ऑफ माइंड बन के ही नहीं रह गया है, बल्कि और इससे हम आगे बढ़ गए हैं। क्या हुआ है, बट नाउ इट इज नो मोर कंसिडर्ड इट साइंस ऑफ सोल एंड माइंड। तो अब क्या हो गया है, इट हैज मूव्ड अवे फ्रॉम दिस फोकस एंड established itself as a scientific discipline which deals with the various processes and behavior of organism। मतलब क्या हुआ कि इसका फोकस अब दूसरा हो गया है तथा अपने आप को एक अलग शाखा के रूप में स्थापित किया है जो जीवों के विभिन्न प्रक्रियाओं और व्यवहार का अध्ययन करता है। तो नाउ इट इज कंसिडर्ड ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब इसको हम किस रूप में कंसिडर करते हैं, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मतलब मानव व्यवहार का विज्ञान के रूप में साइकोलॉजी को अब कंसीडर किया जाता है। कि फादर ऑफ साइकोलॉजी इज सिगमंड फ्रेड, जो मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं, जिनका बहुत इस क्षेत्र में काम रहा है, वो है सिगमंड फ्रेड। अब हम लोग बात करते हैं कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान को परिभाषित हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। ये डैनियल ने ये डेफिनेशन दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। वैसे ही गिलफोर्ड ने डिफाइन किया साइकोलॉजी को, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेंटल एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब मनोविज्ञान जीवों के मानसिक गतिविधियों का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मनोविज्ञान क्या है, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का विज्ञान है। फिर यहाँ पर देखिए, साइकोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज द रिस्पॉन्सेस व्हिच लिविंग इंडिविजुअल्स मेक टू देयर एनवायरनमेंट। यह डेफिनेशन दिया था मूर्ति ने। तो इसको हिंदी में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का पर्यावरण के प्रति संबंधों या प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो ये मूर्ति के हिसाब से परिभाषित किया गया था ऐसा। और साइकोलॉजी को हम बोल सकते हैं, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एडजस्टमेंट। दूसरे शब्दों में बोला जा सकता है कि मनोविज्ञान इसका विज्ञान है, व्यवहार और समायोजन का विज्ञान है। तो इस प्रकार से हम साइकोलॉजी या मनोविज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार की हुई या इसकी प्रस्तावना क्या है। द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एजुकेयर विच मीन्स टू ब्रिंग अप। ठीक है, ये जो एजुकेशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड एजुकेयर से डिराइव किया गया है और इसका मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग अप या फिर विकास या बौद्धिक विकास करना। Education is also derived from another Latin word, educere, which means to lead out. ये जो एजुकेशन है एक दूसरा लैटिन वर्ड और है, एजुकेरे। ठीक है, इससे भी डिराइव किया गया है और इसका मतलब होता है लीड आउट या फिर नेतृत्व करना। ठीक है ना। एजुकेशन एज एजुकेरे इज मोर एक्सेप्टेबल as it means leading an individual from ignorance to knowledge। तो ये एजुकेशन का जो मीनिंग है एस एजुकेरे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है, क्यों स्वीकार्य है ज्यादा? क्योंकि किसी व्यक्ति को यह अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने से संबंधित है। तो हम एजुकेशन या शिक्षा को ज्यादा स्वीकार करते हैं लैटिन वर्ड एजुकेरे के रूप में, क्योंकि ये क्या करता है, व्यक्तियों का नेतृत्व करता है कि वो अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ सके, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो सके। Education can be defined as the process of imparting or acquiring knowledge and habits through instruction or study। शिक्षा को निर्देश या अध्ययन के माध्यम से ज्ञान और आदतों को प्रदान करने या प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है ना। It can also be defined as a process of bringing desirable change in human behavior। इसको एक रूप में और परिभाषित कर सकते हैं, कैसे? Bringing desirable change in human behavior, मानव व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने की प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। तो शिक्षा को इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं या समझ सकते हैं। इफ एजुकेशन इज टू बी इफेक्टिव, अगर एजुकेशन या शिक्षा को हमको प्रभावशाली बनाना है तो क्या होना चाहिए? इट शुड रिजल्ट इन चेंजेस इन ऑल बिहेवियरल कंपोनेंट्स। तो बिहेवियरल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड। अगर शिक्षा को हमको प्रभावशाली बनाना है तो क्या होना चाहिए? ये जो बिहेवियरल कंपोनेंट्स है, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, इनमें हमको चेंज लाने की आवश्यकता है, इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तब हम शिक्षा को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो नॉलेज में किस प्रकार से चेंज करेंगे? इट इज द इंटीमेट एक्वेंटेंस विथ फैक्ट। जो भी फैक्ट्स है उसके बारे में लोगों को हमको जानकारी देनी है, उसके बारे में उनको बताना है, उनके ज्ञान में वृद्धि करनी। स्किल का मतलब क्या हुआ? एबिलिटी टू डू ए पर्टिकुलर थिंग, किसी भी चीज को कर पाने की क्षमता, कर पाने की एबिलिटी, वो स्किल बोला जाता है। और वैसे एटीट्यूड, द पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग वन हैज टुवर्ड एनी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज के प्रति लोगों की क्या थिंकिंग है, क्या फीलिंग है, सकारात्मक सोच है, नकारात्मक सोच है, या क्या धारणा वो किसी भी चीज के प्रति रखते हैं, वो उसका एटीट्यूड कहलाता है। एजुकेशन तभी होगा जब ये बिहेवियरल कंपोनेंट जो तीनों हैं इसमें हम चेंजेस लाएंगे। तो हमने साइकोलॉजी समझा, एजुकेशन समझा, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कॉम्बिनेशन और ओवरलैपिंग ऑफ टू सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, एजुकेशन साइकोलॉजी कॉम्बिनेशन मतलब ये दो शब्दों का समायोजन है, या दो सेपरेट फील्ड, दो अलग अलग क्षेत्रों का समायोजन है। एक है साइकोलॉजी और दूसरा एजुकेशन, दोनों मिलकर क्या बनता है? एजुकेशन साइकोलॉजी। It is a distinct discipline with its own theories, research methods, problems and techniques। It is a distinct discipline मतलब कि एक अलग ही क्षेत्र है, एक अलग ही विषय है जिसका खुद का अपना थ्योरीज है, रिसर्च मेथड है, अनुसंधान करने की विधियां हैं, उनकी खुद की समस्याएं और उन समस्याओं को कैसे दूर करना है, उनके खुद के टेक्निक है। तो ये एक अलग क्षेत्र के रूप में उभरा है, या एक अलग ही विषय है, एक सेपरेट विषय है। इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ये
साइकोलॉजी के अन्य क्षेत्रों से अलग है। क्यों अलग है? ड्यू टू इट्स फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, क्योंकि यह टीचिंग और लर्निंग पर विशेष जोर देता है। शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाएं क्या होनी चाहिए, इसका विशेष फोकस इस पर रहता है। लोगों को हम किस प्रकार से सिखा सकते हैं, लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सही विधि क्या होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में इसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। दैट टेक्स प्लेस इन फॉर्मल इन्वायरमेंट, जो कि औपचारिक वातावरण में प्रदान की जाती है। औपचारिक वातावरण में प्रदान की जाने वाली शिक्षा, उसके अंतर्गत शिक्षण कैसी होनी चाहिए, लोग किस प्रकार से सही तरीके से सीख पाएंगे, ये सारी चीजों की स्टडीज के अंतर्गत की जाती है। इट स्टडी व्हाट पीपल थिंक एंड डू एज दे टीच एंड लर्न अ पर्टिकुलर करिकुलम in a particular environment where education and training are intended to take place। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक अलग ही डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन है या एक अलग ब्रांच है, ये क्या अध्ययन करता है? यह अध्ययन करता है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि एक विशेष वातावरण में विशेष पाठ्यक्रम सिखाए और सीखे जाते हैं, जहाँ शिक्षण या प्रशिक्षण का कार्य होता है। ठीक है। They help in developing instructional method and materials used to train people in both educational and work setting। यह शिक्षण और कार्य स्थलों में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले निर्देशात्मक तरीकों और सामग्रियों को विकसित करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। अब इसके डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी को किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं, क्रो ने एक डेफिनेशन दिया है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द प्रोग्रेस इन हिज एजुकेशनल डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। इसको हिंदी में हम कैसे परिभाषित करेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। एक व्यक्ति पैदा होने के बाद से बुजुर्ग होने तक क्या क्या सीखता है अपने अनुभवों के माध्यम से, उसका वर्णन और व्याख्या करता है। ठीक है ना? तो क्रो के हिसाब से ऐसा इसको डिफाइन किया गया है। देन ट्रो के हिसाब से इसका डेफिनेशन कैसा है? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिचुएशन। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक स्थिति में मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन है। ये ट्रो के हिसाब से परिभाषा है। देन फिर स्किनर ने किस प्रकार से परिभाषित किया? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी व्हिच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। It takes its meaning from education, social process, and from psychology, a behavioral science। ठीक है ना? तो इसको हम हिंदी में कैसे समझ पाएंगे? शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है। यह सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ शिक्षा से तथा व्यवहार विज्ञान का अर्थ मनोविज्ञान से लेता है। इस प्रकार से स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित किया है। उसके बाद है उल फॉक के हिसाब से इन्होंने 1995 में डेफिनेशन दिया था। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस, applies the methods and theories of psychology and has its own as well। इसका मतलब क्या हुआ? शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो शिक्षा और सीखने की प्रक्रियाओं से संबंधित है, जो इसके लिए स्वयं के तरीकों एवं सिद्धांतों को लागू करता है। मतलब ये इससे संबंधित है सीखने की प्रक्रियाओं से, और इन सीखने की प्रक्रियाओं के लिए इनका खुद का सिद्धांत है, खुद का तरीका है। ठीक है। तो उल फॉक ने इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित किया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। कृषि प्रसार के क्षेत्र में इसका स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी
शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, किन किन चीजों का अध्ययन हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट अटेम्प्ट टू डिस्कवर, मतलब कि इसके माध्यम से किन चीजों की खोज की जा सकती है या किन चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो यही इसका स्कोप कहलाता है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत अपन क्या कर सकते हैं, द एक्सटेंट टू विच द फैक्टर्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट टू लर्निंग। यह हमको ये समझने में मदद करता है कि अनुवांशिकता और पर्यावरण के कौन से कारक सीखने में मदद करता है, ठीक है ना। हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता, किस जनरेशन का वो पार्ट, मतलब कहाँ किस परिवार में वो पैदा हुए हैं, ठीक है। तो वो अनुवांशिकता और इन्वायरमेंट, किस वातावरण में लोगों को सिखाया जा रहा है, ठीक है, इस चीज का अध्ययन करता है। द नेचर ऑफ द लर्निंग प्रोसेसेस, लर्निंग प्रोसेस मतलब क्या हुआ, सीखने की प्रक्रिया की प्रकृति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, इसका भी अध्ययन हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। फिर है द एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन रेट एंड लिमिट ऑफ लर्निंग। एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब सीखने क्या है, सीखने की दर और सीमा में व्यक्तिगत अंतर का शैक्षिक महत्व क्या है, कि लोगों में बहुत उनकी समझ में, सोच में बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं, हेटेरोजेनिटी लोगों में पाई जाती है। तो उसके हिसाब से रेट और लिमिट मतलब व्यक्तियों के सीखने की दर क्या होगी, क्या हो सकती है, उनके सीखने की सीमा क्या है, ये सारी चीजें हमको एजुकेशन साइकोलॉजी के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। द इनर चेंज दैट ऑकर ड्यूरिंग लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया के दौरान या सीखने के दौरान लोगों में किस प्रकार से आंतरिक परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में भी हम इसमें अध्ययन कर सकते हैं, इसी विषय के माध्यम से हम जान सकते हैं। द रिलेशन ऑफ टीचिंग प्रोसीजर्स टू लर्निंग आउटकम्स, किस प्रकार की टीचिंग प्रोसीजर होगी जिससे हमको लर्निंग आउटकम ज्यादा अच्छा मिलेगा, लोगों को हम अच्छे से सिखा पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सिखा पाएंगे, ठीक है ना। तो अलग अलग टीचिंग मेथड्स होते हैं, तो अलग अलग टीचिंग मेथड्स का लर्निंग आउटकम क्या है, या लोग कितना सीख रहे हैं इस पर्टिकुलर मेथड से, ये हमको जानकारी प्राप्त हो सकती है एजुकेशन साइकोलॉजी के माध्यम से। मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएटिंग प्रोग्रेस इन लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया में या लोग कितना सीख पा रहे हैं उसका अगर हमको मूल्यांकन करना है, तो सबसे प्रभावशाली तकनीक ये हमको प्रदान करता है। फिर है आपका द रिलेटिव इफेक्ट अपॉन एन इंडिविजुअल ऑफ फॉर्मल लर्निंग एज कंपेयर्ड विथ इंसिडेंटल और इनफॉर्मल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। किसी व्यक्ति का औपचारिक रूप से सीखने की तुलना में आकस्मिक या अनौपचारिक रूप से सीखने का सापेक्ष प्रभाव क्या है, इसके बारे में भी हम इस विषय के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है ना। फिर है टू वैल्यू द साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, शिक्षा के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या महत्व है, ये भी हम इसके माध्यम से जान सकते हैं, क्योंकि शिक्षा कोई आसान चीज नहीं है, ये भी हमको साइंटिफिकली सोचना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से अगर हम मेथड्स इवॉल्व करें तो हम लोगों को या स्टूडेंट्स जो है, विद्यार्थी जो है, उनको हम अच्छी तरीके से सिखा पाएंगे। द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल कंडीशंस अपन लर्नर्स एटीट्यूड, विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का शिक्षार्थी या जो सीखने वाला है के दृष्टिकोण पर क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। इसका अध्ययन भी हम इस विषय के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये सब इसके स्कोप है, क्षेत्र है। फिर हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसका क्या महत्व है कृषि प्रसार के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है। इट हेल्प्स द एक्सटेंशन एजेंट टू नो द लर्नर
एक्सटेंशन एजेंट मतलब जो प्रसार कार्य करता है उसको लर्नर या सीखने वाले के बारे में जानने में मदद करता है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में लर्नर कौन होगा? फार्मर, किसान लर्नर होगा। और उनको हम क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, कृषि के क्षेत्र में जो नए नए तकनीक हैं उसके बारे में हम उनको सिखाने जा रहे हैं। तो एक्सटेंशन वर्कर को जो लर्नर या फार्मर है उसके बारे में जानने में मदद मिलती है, उनका इंटरेस्ट क्या है ये जानने में उनको मदद मिलती है, उनका एटीट्यूड क्या है, सोच क्या है चीजों के प्रति, उनकी धारणा क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, उनकी अभिरुचि क्या है, लेवल ऑफ एस्पिरेशन क्या है, उनका आकांक्षा का स्तर, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कितने इंस्पायर्ड, कितना आकांक्षा रखते हैं कि वो चीज उनको प्राप्त होनी चाहिए, उनका इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धिमत्ता कितनी है, मतलब चीजों को कितनी आसानी से या कितनी कठिनाइयों से वो समझ पाएंगे, उनका इंटरेस्ट क्या है, रुचि क्या है, इंडिविजुअल बिहेवियर इन ग्रुप, उनका व्यवहार क्या है इंडिविजुअल का ग्रुप में। क्योंकि हमारा जो एक्सटेंशन अप्रोच है वो ग्रुप अप्रोच है, एक साथ हम समूह में लोगों को अ, तकनीक प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो ग्रुप के रूप में अगर हम किसानों को लेके चल रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, विच प्लेज मेजर रोल इन वंस लर्निंग, और ये सारी चीजें जो है एक व्यक्ति के सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रसार कार्यकर्ता जो है इन सारी चीजों के बारे में जान सकता है, एक इंडिविजुअल के बारे में, एक फार्मर के बारे में, एक लर्नर के बारे में, जिनको वो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज के बारे में सिखाना चाह रहा है। ठीक है। इट्स मेन कंसर्न इज ऑन टीचिंग एंड लर्निंग। इसका मेन कंसर्न क्या होता है? टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और सिखाना। This helps in formulating training programs for improving the knowledge and skill of extension agent and farmers. इसका मेन कंसर्न टीचिंग और लर्निंग पे है, और ये हमको किस चीज पे मदद करता है? फॉर्मुलेटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, प्रशिक्षण कार्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए, इस चीज को बनाने में मदद करता है। फॉर इम्प्रूविंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एक्सटेंशन एजेंट एंड फार्मर्स। तो यहाँ पे हम नॉलेज और स्किल, जो ज्ञान और क्षमता में वृद्धि, इनकी बात कर रहे हैं, दोनों की है। एक्सटेंशन एजेंट की भी हमको पहले ज्ञान में वृद्धि करना है, तभी वो जाके किसानों के ज्ञान में वृद्धि कर पाएंगे। तो ये दोनों, चाहे वो एक्सटेंशन एजेंट हो चाहे फार्मर्स हो, दोनों के नॉलेज और स्किल बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किस प्रकार से होने चाहिए, इसमें मदद करता है। It helps in selection of teaching method and aid for organizing effective learning situation and suggests technique of learning as well as teaching. It helps in selection of teaching methods. हमारा शिक्षण की विधियां क्या होनी चाहिए, किस विधि से हमको हमारे जो पार्टिसिपेंट्स, हमारे जो लर्नर या फार्मर्स हैं, उनको हमको पढ़ाना है, वो टीचिंग मेथड के बारे में बताता है। ठीक है ना। एड्स का मतलब क्या होगा कि किन किन सामग्रियों का हमको यूज करना है हमको सिखाने के लिए। ठीक है ना। फॉर ऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन, ताकि बहुत अच्छे से सीखने का वातावरण पैदा की जा सके। सजेस्ट टेक्निक ऑफ लर्निंग एज वेल एज टीचिंग। ठीक है। इट हेल्प्स इन इम्पार्टिंग बेटर एजुकेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, preparation of different textbooks, development of assessment pattern, etc. for heterogeneous learners। जो हमारे लर्नर होते हैं उनमें heterogeneity पाई जाती है। heterogeneity इन टर्म्स ऑफ एज, उनका जो अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो हो गया, उनका एजुकेशन, शिक्षा का जो स्तर है वो हो गया। तो ये जो heterogeneous पॉपुलेशन है, इसके लिए इम्पार्टिंग बेटर एजुकेशन, मतलब कि उनको सही तरीके से हम शिक्षा कैसे प्रदान करें, के लिए सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, किस प्रकार से टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए अलग अलग ग्रुप के लोगों के लिए, अलग अलग प्रकार का कैसे बुक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ असेसमेंट पैटर्न, के असेसमेंट का पैटर्न क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीजें एजुकेशन साइकोलॉजी हमको मदद करता है किसी के क्षेत्र में। ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स इन acquainting learner with the mechanism of heredity and environment। शिक्षा मनोविज्ञान, अनुवांशिकता और पर्यावरण के तंत्रों के आधार पर सीखने वालों से परिचित कराने में मदद करता है।
इट ऑल्सो डील्स विथ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब समस्या का निवारण किस प्रकार से किया जाना है, इस पर भी ये डील करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सटेंशन एजेंट। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है एक्सटेंशन एजेंट प्रसार कार्यकर्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अमंग्स फार्मर। जब तक एक्सटेंशन एजेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं जानेगा, टेक्निक्स नहीं जानेगा, तब तक किसानों का जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वो नहीं बढ़ा पाएगा, उनका डेवलप नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। ये एजुकेशन साइकोलॉजी इस चीज में भी मदद करता है, किस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप किया जाना है किसानों के मध्य। इट हेल्प्स एक्सटेंशन एजेंट टू फाइंड कॉसेस ऑफ प्रिजुडाइसिस, मतलब क्या होंगे, पूर्वाग्रह। ठीक है, पूर्वाग्रह का क्या कारण, पूर्वाग्रह मतलब क्या हो गया कि लोगों की एक मेंटालिटी होती है, लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं कि ये चीज पहले होता रहा है तो अभी भी ये चीज हम करेंगे तो सही होगा। तो इस प्रकार के पूर्वाग्रहों का क्या कारण है, अगर वो सही नहीं है तो उसको चेंज करने की भी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। द हैबिट ऑफ स्टिकिंग टू ओल्ड प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मिंग, लोग जो है पुराने प्रैक्टिस जो होते हैं किसानी के, जो पुरानी पद्धतियां हैं उससे चिपके रहते हैं या उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो उसको क्यों छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को समझने में एजुकेशन साइकोलॉजी मदद करता है। एंड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, द डाउट एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन। इसके साथ साथ और किन चीजों में ये मदद करता है कि लोगों में डाउट चीजों को लेके क्यों रहता है, संदेह क्यों है, ठीक है ना। उनके संदेह को दूर कैसे किया जा सकता है, उनमें विश्वास की कमी क्यों है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है, फैक्टर अफेक्टिंग मोटिवेशन, उनको अगर हम उत्प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनकी उत्प्रेरणा में क्या क्या कारक है जो प्रभावित कर रहे हैं, इन सारी चीजों को जानने में ये मदद करता है, एक्सटेंशन एजेंट को मदद करता है कि वो फार्मर्स के बारे में ये सारी चीजें जान पाए। इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू नो द इमोशंस एंड फीलिंग ऑफ फार्मर्स। यह लोग क्या सोचते हैं, क्या भावनाएं हैं, इस चीज को जानने में भी मदद करता है। हाउ फार्मर्स लर्न न्यू प्रैक्टिस, किसान किस प्रकार से नए नए प्रैक्टिसेस, जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हैं, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजीज है, उसको किसान सीख सकते हैं, इसके बारे में भी जानने में मदद करता है। इसके साथ साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंस और है, तो वो क्या बोल सकते हैं हम, यह मनुष्य के व्यवहार को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, इसकी जानकारी भी हम मनोविज्ञान के अध्ययन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्रामीण मनुष्य के व्यक्तित्व की पूर्ण जानकारी भी हमको, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसके माध्यम से हमको पता चल पाती है। मनुष्य की मनोवृत्ति, एटीट्यूड क्या है, उनकी स्किल क्या है, इसके बारे में भी जानकारी हम इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कार्यक्रम की प्रगति का ब्यौरा मनोविज्ञान के अध्ययन से ही संभव है, ठीक है ना। मनोविज्ञान बताता है कि हर ग्रामीण कृषक की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें हम अलग अलग किसानों के बारे में हम एजुकेशन साइकोलॉजी के माध्यम से ही जान सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के क्षेत्र में एजुकेशन साइकोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।